नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे ईपीएमसी वन यूट्यूब चैनल के इस लाइव क्लासेज में। समकालीन भारत और शिक्षा बीएड प्रथम वर्ष का ये C2 पेपर कोड है। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका हैंड रिटन नोट्स हैं यहाँ पे, और प्रश्न और उनके उत्तर भी दिए हुए हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है, शैक्षिक प्रबंध की मुख्य विशेषताएं लिखिए। राइट मेन फीचर्स ऑफ एजुकेशन मैनेजमेंट। तो शैक्षिक प्रबंध का एक रूप ही है, शैक्षिक जो है प्रबंध का एक रूप ही है। शैक्षिक प्रबंध की विशेषताएं मुख्य रूप से निम्नलिखित हैं। पहला है नियोजन प्रबंध। शैक्षिक प्रबंध की सबसे पहली और मुख्य विशेषता नियोजित प्रबंध से है। इसमें सारी प्रबंध व्यवस्था पूर्ण नियोजित होती है, अर्थात सारे कार्य क्रमबद्ध तरीके एवं नियोजित तरीके से किए जाते हैं। यह शैक्षिक प्रबंध की ही नहीं बल्कि सभी प्रबंधों की पहली एवं महत्वपूर्ण विशेषता है। दूसरा है समन्वित दृष्टिकोण। शैक्षिक प्रबंध की दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता समन्वित दृष्टिकोण है, और ये नोट्स को आप देख सकते हैं यहाँ पे। फिर अमूर्त है तीसरा। शैक्षिक प्रबंध अमूर्त भी माना जाता है। इसका कारण यह है कि शैक्षिक प्रबंध में हमारे कार्यों की सफलता का ज्ञान बहुत समय बाद लगता है। और इसके बाद हम लोग जानेंगे 4 नंबर अनवरत प्रक्रिया। शैक्षिक प्रबंध की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह अनवरत रूप से चलती रहती है। इसके बाद 5 नंबर बिंदु है वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शैक्षिक प्रबंध में अन्य प्रबंधों की तरह वैज्ञानिक दृष्टिकोण बहुत आवश्यक होते हैं। अब इसको आप जो है नोट्स बना सकते हैं। अब दूसरे प्रश्नों को आप देख लीजिए यहाँ पे। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य विशेषता यहाँ पे दिए हुए हैं। शैक्षिक प्रशासन की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति का लक्ष्य विद्यालय की कार्यशैली में सुधार लाना होता है, यानी कि पहला है, और उसको जो है डिस्क्राइब किया गया यहाँ पे। दूसरा है शैक्षिक प्रशासन का स्वरूप सदैव गतिशील होता है। दूसरी विशेषता को भी यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है। तीसरी है शैक्षिक प्रशासन उपयोगिता पर आधारित होती है। और 4 नंबर है आपका शैक्षिक प्रशासन की एक समन्वित प्रक्रिया है। और 5 है शैक्षिक प्रशासन की प्रकृति कार्यशील तथा नियंत्रित होती है। प्रकृति जो है कार्यशील और नियंत्रित। अब हम लोग जानेंगे यहाँ पे शैक्षिक प्रबंध एवं शैक्षिक प्रशासन में अंतर। डिफरेंस बिटवीन एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे अंतर दिए हुए है आपके सामने है। प्रबंध कर्मचारियों का हृदय होता है, प्रशासन संस्था का मस्तिष्क है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए कितने अंतर दिए हुए हैं आपके। पहला, दूसरा, तीसरा, अंतर नंबर 4, 5, और आप यहाँ देख सकते हैं 6 और 4 है आपके सामने। सत्ता का अर्थ स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ अथॉरिटी। सत्ता का अर्थ। सत्ता एक ऐसा शब्द है जिनके अनेक प्रकार के अर्थ प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्ता को प्रायः शक्ति से संबंधित किया जाता है। सत्ता में आदेश देना एवं उसका पालन करवाना सम्मिलित होता है। यह संगठन की ओर से किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दी गई सत्ता है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो सत्ता दिया जाता है। पेटरसन महोदय कहते हैं कि आदेश देने एवं उनके पालन का आज्ञा का अधिकार सत्ता कहलाता है। हेनरी फेयल के अनुसार सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति है। डेनिस महोदय कहते हैं कि सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। थियो हेमन के अनुसार सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है, और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकता अनुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से भी पृथक कर सकता है।
यानी कि जॉब से निकाला जा सकता है उनको सत्ता के द्वारा। सत्ता के 5 कार्य लिखिए। 5 नंबर प्रश्न है, सत्ता के कार्य। सत्ता के मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्य हैं, लेकिन यहाँ पे 5 कार्य है, 5 ही हम लोग लिखेंगे। यह उन लोगों के कुछ उत्तरदायित्व सौंपती है जो कि सत्ता का प्रयोग करते हैं। दूसरा, यह निर्णय लेने में विशेषज्ञता को काम में लाती है। तीसरा, यह क्रियाओं के बीच समन्वय स्थापित करती है। 4 नंबर, सत्ता का प्रमुख कार्य व्यक्तिगत कार्यों की समाज द्वारा अस्थायी आदर्शों में एकरूपता स्थापित करना है। और 5 नंबर, इसके द्वारा संगठन में समन्वय स्थापित किया जाता है। अब हम लोग सत्ता की 5 विशेषताएं, प्रश्न है सत्ता की 5 विशेषता को लिखिए। सत्ता की 5 विशेषताएं। पहली विशेषता है, सत्ता में निर्णय लिया जाता है तथा उसे लागू करने के लिए अधीनस्थों को कार्य सौंप दिया जाता है। दूसरा, सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसके पालन करवाने की शक्ति। सत्ता एक प्रबंधकीय अधिकार है जिसका प्रत्यायोजन होता है। यदि सत्ता का प्रत्यायोजन न हो तो किसी भी संगठन की कल्पना करना संभव नहीं है। 5 नंबर, उच्च स्तर पर सत्ता का क्षेत्र व्यापक होता है किंतु निचले स्तर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी संकीर्ण हो जाता है। अब हम लोग महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न संख्या 7, सत्ता की 5 सीमाएं लिखिए। तो सत्ता की 5 सीमाओं में पहली सीमा है तकनीकी सीमाएं। उच्च अधिकारी को सत्ता सौंपते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि वही कार्य सौंपा जाए जिसमें वह कुशल एवं योग्य हो। यदि उसमें आवश्यक तकनीकी ज्ञान न हो तो वह अपने अधिकार सत्ता का प्रयोग ठीक से नहीं कर पाएगा। दूसरा, कानूनी सीमाएं। प्रबंधक उन्हीं आदेशों का पालन अपने अधीनस्थों से करा सकता है जो कानून सम्मत है। जिन आदेशों से कानूनी व्यवस्थाओं का उल्लंघन होता है उसे पालन करने के लिए वह अधीनस्थ को विवश नहीं कर सकता। तीसरा, आर्थिक सीमाएं। उपलब्ध आर्थिक संसाधनों को देखते हुए ही प्रबंधकों को अपनी सत्ता का प्रयोग करना पड़ता है। मनोवैज्ञानिक सीमाएं। अधिकारी सत्ता का प्रयोग करते समय प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं इसके विपरीत प्रक्रिया तो नहीं हो रही है। 5 नंबर, प्राकृतिक सीमाएं। किसी भी अधिकारी की सत्ता को जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वातावरण, प्रकृति संकट, महामारी, भूचाल, बाढ़ आदि सीमित कर सकती है। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 8, सत्ता और शक्ति में अंतर स्पष्ट करें। डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड पावर। सत्ता और शक्ति, अथॉरिटी एंड पावर। सत्ता और शक्ति को प्रायः एक दूसरे का पर्यायवाची माना जाता है किंतु शैक्षिक प्रशासन में दोनों शब्दों का विशेष अर्थ होता है। इसमें एक के लिए दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता है शैक्षिक अर्थ में। सत्ता, शक्ति। सत्ता का रूप एक प्रकार से कानूनी है, शक्ति का रूप कानूनी होना आवश्यक नहीं है। दूसरा, जब शक्ति को कानून का रूप दे दिया जाता है तो वह सत्ता बन जाती है। शक्ति और कुछ नहीं है वरन एक प्रभाव है। शक्ति के अभाव में भी सत्ता विद्यमान रह सकती है और शक्ति का दीर्घकाल अस्तित्व सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। 4 नंबर, सत्ता संस्थागत अस्पष्ट तथा निश्चित होती है, शक्ति असंस्थागत परिस्थितिजन्य एवं अनिश्चित होती है। सत्ता में स्वविवेक निहित होता है, शक्ति में स्वविवेक का अभाव होता है। उपरोक्त अंतरों से यह स्पष्ट होता है कि जिस व्यक्ति के पास सत्ता हो उसके पास शक्ति का होना आवश्यक नहीं है। जैसे एक
कठपुतली जो भी कार्य करती है, देखने वालों को तो ऐसा ही प्रतीत होता है कि वह स्वयं कठपुतली ही उसे कर रही है, किंतु वास्तविक रूप से उसके व्यवहार का संचालन कोई अन्य व्यक्ति कर रहा होता है। अधिकारों के प्रयोजन की क्या आवश्यकता है? 5 बिंदु लिखिए। अधिकारों के प्रयोजन की आवश्यकता के 5 बिंदु यहाँ पे देख लीजिए। 5 बिंदु है। अब इसके बाद हम लोग 10 नंबर प्रश्न देखते हैं। अधिकारों के प्रयोजन की 5 सीमाएं, इसको भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 सीमाएं दिया हुआ है। फिर 11 नंबर प्रश्न है, अधिकारों के प्रयोजन में मुख्य बाधाएं। अधिकारों के प्रयोजन में प्रमुख बाधाएं जो है निम्नलिखित है। 5 उपरोक्त बाधाओं को दूर करने के उपाय भी यहाँ पे 5 दिए हुए हैं। तो आज के इस क्लास में हम लोगों ने समकालीन भारत और शिक्षा से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों के सीरीज में सेकेंड सीरीज, इसमें प्रश्न संख्या 4 से 10 तक 11 तक हम लोगों ने किया। आगे क्लास में इससे आगे करेंगे। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।